हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आपके इस अपने अमेजिंग चैनल सक्सेस वाला पर। और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? कोई समस्या तो नहीं आ रहा आप सभी को? कोई प्रॉब्लम, कहीं भी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आप सभी को? पेपर से लेके या पढ़ाई को लेके या कोई पर्सनल इशू को लेके कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आप सभी को? आप इस प्लेटफॉर्म को अपना एक फैमिली समझें, अपना एक गाइडेंस समझें, अपने लिए एक इंस्पायरेशन समझें। हम आपके लिए हर उस जगह पे हैं जहाँ जहाँ आपको मेरी ज़रूरत है। ठीक है? पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात हो, पर्सनल कुछ बातें हों, या और कोई मुद्दा हो, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पर्सनली आप हमसे बात कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग का जो मेन मुद्दा है, मेन चर्चा का विषय है, वो है हमारा एनडीए का पेपर। क्योंकि ये अगर पेपर अच्छा हो जाएगा तो आपके सारे मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे जो आप सोच रहे हैं। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग और जय हिंद। तो चलें स्टार्ट करें। पर काफ़ी दिन क्लास नहीं हो पाती, रीज़न क्या होता है कि और क्लास का बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन उन्हीं के बीच हम टाइम निकालते हैं, कभी दिन में कभी रात में, पर सो जाते हैं। कोई बात नहीं, पर टाइम निकालेंगे आपके लिए हम बेहतर। अभी हम लोग बहुत बड़ा आपके लिए करने वाले हैं, और इसी संडे को करने वाले हैं कि 2024 का जो पिछला पेपर आया है, हम और राज सर आपके सामने पूरा का पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपको देंगे। और जीएटी के पोर्शन में भी सारी टीम आपके साथ है, उसको भी सॉल्व करेगी। तो हम सब आपके लिए हर दिन नए की प्रयास में हैं। हर दिन, लोग कहते हैं हर महीने, मैं आपके लिए हर दिन ही कुछ नया करने के लिए तैयार हूँ। बस केवल क्या चाहिए? आपका प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही चाहिए जैसे हम इस चैनल पे और मेरे साथ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। और आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर वेटेज वाइज भी बात की जाए, कॉन्सेप्चुअल बात की जाए तो अच्छा है। अगर वेटेज देखा जाए तो कम से कम इस चैप्टर से जो है, एक सेकंड, कम से कम इस चैप्टर से जो है, अगर मैट्रिक्स की बात की जाए तो 5, और अगर डी इसमें डी भी में कर दिया जाए, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से, तो 5 हो। मतलब टोटल 10 से 12 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से आते हैं। तो कौन नहीं चाहेगा इस चैप्टर को पढ़ना? कोई है ऐसा कि सर इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे? तो सब चैप्टर पढ़ने हैं, क्योंकि अलजेब्रा का पोर्शन हमने ले रखा है, बाकी राज सर के पास है। 35 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन अलजेब्रा से आने हैं, तो मैंने वादा किया आपका पास कराने का, करेंगे। तो आज का जो चैप्टर है हमारा मैट्रिसेस है। इसमें हम लोग अपने आयोटा 2.0 में बेहतर तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें देने के लिए तैयार हैं, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आपको भी करना होगा भाई, पेपर आपका है, हमारा नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मन में ही आता है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स को जानने से पहले ये कुछ लिखा है, इस पर तो हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप चाहें तो हम एक नए पेज पे लें और थोड़ा सा आपको बताएं, फिर उसको आप देखिएगा क्या है। ठीक है बच्चा? ठीक है सर, ठीक है सर, देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे सर। ठीक है सर। अब अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स को अगर समझें तो ये कुछ होता नहीं है, केवल नंबर्स का किसी ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स कोई कुछ नहीं होता, मैट्रिक्स केवल अरेंजमेंट होता है। या तो नंबर का होगा या तो किसी भी ऑब्जेक्ट का हो सकता है। केवल अरेंजमेंट होता है, वो भी किसी शेप में अरेंजमेंट होता है, जिसका नाम होने वाला है रेक्टेंगल शेप। क्या मैट्रिक्स क्या होता है? एक अरेंजमेंट होता है नंबर का, जो किसी एक शेप में होता है, जिस शेप का नाम होता है रेक्टेंगल शेप। हमेशा मैट्रिक्स आपको रेक्टेंगल शेप में मिलेगी, और इसी रेक्टेंगल शेप के अंदर कुछ चीज़ें लिखी होंगी, जैसे यहाँ कुछ लिखा होगा, यहाँ कुछ लिखा होगा, ऐसे कुछ लिखा होगा। और इन्हीं के बीच जो ये नंबर से या कुछ ऑब्जेक्ट लिखा होगा, इसको बोलेंगे इंट्रीज या फिर एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे सर? इनको इंट्रीज बोलते हैं, या अगर और आप चाहें तो इनको एलिमेंट्स बोलते हैं। जो मैट्रिक्स के अंदर लिखे होते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। जो आपके एलिमेंट्स मैट्रिक्स के अंदर लिखे होते हैं, उनकी बात हम करते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? या तो इंट्रीज बोलेंगे या तो डिटर्मिनेंट्स बोलेंगे। ठीक है सर, बोलेंगे। अगर सर क्या, जो ये लाइन आपकी बनी है, इसको हम बोलेंगे रो। इसको हम क्या बोलेंगे? रो। अगर इस लाइन की बात करें, इसकी सर जो वर्टिकल लाइन है अपने पास, ये वाली, की अगर बात करें हम, तो इनको कॉलम बोलते हैं। क्या?
इनको हम कॉलम बोलते हैं। क्लियर? कॉलम बोलने के साथ फिर एक बात इसमें और हमें नज़र आ रही है कि फिर ये रेक्टेंगल है अगर, तो रेक्टेंगल की कुछ हाइट होती है, कुछ विड्थ होती है, फिर लेंथ तो होती है। चलिए अगर इसकी बात करें तो उसको जो यहाँ पर हम डिनोट करते हैं एम क्रॉस एन से बोलते हैं, एम बाई एन आप बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डर। ये ऑर्डर आपका ऐसी चीज़ को दिखाता है कि इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम हैं, ये रिप्रेजेंट करता है आपका एम क्रॉस एन। तो आपको कुछ बात समझ में आई होगी कि मैट्रिक्स एक रेक्टेंगल शेप का अरेंजमेंट होता है जिसमें बहुत सारे नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स लिखे होते हैं। इसमें रो होता है, इसमें कॉलम होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं। इसमें ऑर्डर होता है, ऑर्डर क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ रो हैं और कितने कॉलम हैं। तीन बातें हमने क्लियर की, आपके सामने बात समझ में आई, ठीक है। इसके बाद जो आपका ऑर्डर होता है इसको ये तो हमारा बात क्लियर हो गई। एक और होता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर के ए से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर के ए से। अगर नोटेशन की बात करें हम, एक इसी में टॉपिक आता है नोटेशन। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्ट तो इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर्टीज इसकी बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर इसीलिए इसमें लिख के लेके आए हैं ताकि आप नोट डाउन कर सकें कहीं ना कहीं और चीज़ें पढ़ सकें। ठीक है भाई, चाय आप भी पीते रहिएगा, ठीक है। हाँ, परेशान नहीं होना, चाय नाश्ता आप करते रहिए। नोटेशन अगर इसका किसके साथ होता है, कैपिटल लेटर के साथ होता है। तो अगर मैट्रिक्स को दिखाना चाहें तो ए इज इक्वल टू इसमें स्मॉल लेटर आई जे। सर एक बात तो अभी आपने तुरंत और लिख दी क्या, आई और जे का तो आपने नाम नहीं लिया, बीच में आई और जे लिख दिया। अब आप देखिए यहाँ पर आई और जे को आपको अगर समझाने की कोशिश करें हम, मान लीजिए ये एक हमने बॉक्स बनाया, ठीक है, एक बॉक्स हमने बनाया आपके लिए, और एक कोई मैट्रिक्स बनाते हैं। मान लीजिए A11, A12, A21, A22, A31, A32। पर यही बात तो समझ में नहीं आती जो आप लिखे हैं अभी, तो एक और बना देते हैं, नहीं आती समझ में तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्लियर? ठीक है सर। अब हम ये बताना को आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये एलिमेंट्स लिखा है, अगर आपसे पूछें कि ये कहाँ है, तो आप कहोगे सर ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में भी है। जी सर, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। अगर इसकी बात करें तो ये सर फर्स्ट रो में तो है, लेकिन इसका कॉलम तो सेकंड हो गया है सर। आर तो 1 है लेकिन C2 हो गया है। यही बात आपको समझाएगा आई और जे। तो आई आपका क्या डिनोट करता है, रोज, nth रोज आपको क्या है, nth रोज दिखाता है, किसको दिखाता है, रोज। और आई आपको दिखाता है नंबर ऑफ, मतलब नंबर ऑफ नहीं दिखाता, किसकी पोजीशन कहाँ पे है। तो जे आपको कॉलम की पोजीशन दिखाता है, किसकी, कॉलम की, कि ये जो आपका रो और कॉलम का जो एलिमेंट्स है इसकी एक्चुअल पोजीशन कहाँ है। तो अगर हम 1 की बात करें तो अगर आप नोटेशन में दिखाएंगे तो बोलेंगे A11 है सर इसकी पोजीशन। अगर 2 की बात करेंगे तो ये दिखाएगा कि फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है सर ये। तो हमें ये उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ में आई होगी। आई है समझ में? जी सर आया है। ठीक है, चलिए अब आइए जो हम लिख के लेके आए थे आपके लिए, ठीक है। लिख के क्या आया था आपके सामने, लिखा था ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एन, सॉरी, ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ mn नंबर इन द फॉर्म ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बताया सर, रो बताया आपने, रोज एंड एन वर्टिकल लाइन कॉल्ड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n रिटर्न एज m क्रॉस n। यही बात तो आपको हमने समझाई अभी कि ये जो आपको दिख रहा है ये रोज होते हैं हमारे, ये जो होते हैं ये हमारे कॉलम होते हैं। यहाँ पे एक ऑर्डर लिखा जाता है m क्रॉस n, जो लिखा है mn करके। ए से हम किसी डिटर्मिनेंट्स का नोटेशन करते हैं, क्या होता है, नोटेशन होता है इसका, मैट्रिक्स का। बात समझ में आई? बस इतनी ही बात होती है, ठीक।
चाय अच्छी है, अच्छी चाय है। बात समझ में आ गई क्या है? किसी भी रेक्टेंगुलर शेप में नंबर्स का या किसी डेटा का अरेंजमेंट होता है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। कब? जब डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स एक वैल्यू होती है खुद। डिटर्मिनेंट्स कुछ है नहीं, डिटर्मिनेंट्स ही एक वैल्यू है जो मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद मिलती है। ठीक है सर, आगे चलिए, ये आपको बता ही दिया। अगला जो टॉपिक हमारा आता है टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे आता है, जिनमें से दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। ठीक, तो ये लिखा है, उससे पहले एक पेज है भाई, अपनी तो आदत है क्या सर, छोड़ेंगे नहीं। अगर पहला जो लिखा था, अगर देखा जाए तो पहला लिखा था कॉलम मैट्रिक्स। पहला क्या लिखा था? कॉलम। अब मन में हमारे एक सवाल आ रहा है सर, क्या कि अगर वो एक ऐसी मैट्रिक्स बने जिसमें एक ही कॉलम हो, केवल उसमें वर्टिकल लाइन ही हो, तो उसको हम दिखाएंगे कैसे सर? 3x1 से। मतलब कॉलम के लिए एक ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जिसमें n की वैल्यू सर 1 हो जाए। बात क्लियर? अगर आपका दूसरी आएगी इसी का अपोजिट, जिसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स, उसमें क्या होगा? इसी का अपोजिट लाइन बनेगी, ये ऐसा, जिसमें 1 2 3 कॉमा मत लगाइए, ठीक है, जिसमें m की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये होता है m, ये होता है n, तो वो कहलाएगा हॉरिजॉन्टल या फिर रो मैट्रिक्स, जिसमें एक कॉलम होगा वो वर्टिकल या तो क्या सर? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, हाँ ये लाइन है, तो पहला ही लिखा है इसमें, ऊपर नीचे हम अभी देख लेते हैं आपका। इसमें लिखा गया है जीरो मैट्रिक्स। क्या लिखा है? जीरो मैट्रिक्स। इसी को नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स आएगी जिसके ऑल एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगी। ये लाइन आपकी लिखी गई, ए मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट्स इज जीरो। जैसे कि कोई अगर इसके सामने बना के दे दें आपको हम, इसके सारे एलिमेंट जीरो कर दें, लो 2x2 की मैट्रिक्स है सर? जी सर बिल्कुल है। ये क्या है हमारा? ये क्या है भाई सर? है, ये हमारी क्या है? जीरो मैट्रिक्स है। ठीक, अगला आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सर इसकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम होने वाली है। तो हम पढ़ रहे हैं रेक्टेंगल, तो हमें पता है रेक्टेंगल स्क्वायर कब बनता है? जब उसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाएंगे। सर ऐसी बात होने वाली है क्या? मतलब हम कहने वाले हैं कि m क्रॉस n तब होगा जब m इजक्वल टू n हो जाएगा। जैसे कि अगर ये मैट्रिक्स बनाए 2 2 2, तो इसको देखिए, इसमें 2x2 है, मतलब जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम हैं। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाए, वो क्या कहलाएगा? आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, उसी के आगे अगला जो आता है वो आता है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स? अगर एग्जांपल बात करें, ये तो लिखा है आपके सामने, ठीक है, अगर चाहें तो पढ़ दें, वही लिखा होगा। ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। सीधी बात है, मतलब m इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए? n। दैट मीन्स रोज इज इक्वल टू कॉलम, तो हमारी बन जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब डायगोनल में आपको दो बात समझनी होती है, यहाँ पर थोड़ा लिखेंगे। जैसे ये मान लीजिए है, डायगोनल के बारे में थोड़ा बात कर लें आपसे, डायगोनल के बारे में। तो जैसे ये कोई मैट्रिक्स बन के आई 3x3 की बना रहे हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि डायगोनल वो तब होगा जब वो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कोई डायगोनल मैट्रिक्स तब होगी जब वो पहले से स्क्वायर होगी। ठीक है सर, मान लीजिए ये आपकी एक मैट्रिक्स बनी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक, अब इसमें m और क्रॉस n जो है सेम है। ठीक है, 3x3 की मैट्रिक्स बन के आई है सर, आई है बन के? जी सर आई है, आई है। अब जो ये आपके एलिमेंट्स हैं, ये इनको बोलते हैं मेन डायगोनल एलिमेंट्स। क्या? मेन डायगोनल एलिमेंट्स।
अब डायगोनल में मैं इनको छोड़ के, अभी देखिए समझ में आया डायगोनल क्या होता है, ये होता है। अब चलिए अपनी लाइन पढ़िए जो हम लोग की लिखी थी। क्या लिखा था? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इतना इतना इतना, ठीक है, इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सपेक्टेड दोज लीडिंग डायगोनल आर जीरोज। मतलब मेन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब जीरो हो जाएं, वो आपकी कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे कि अगर एक बनाना चाहें छोटा सा, तो इधर बना दीजिए, फिर कौन बड़ी बात थोड़े है। देखिए इधर अगर बनाना चाहे छोटा सा बना देते हैं यहाँ पे, 1 2 3 0 0 3x3 की मैट्रिक्स बन गई। मेन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब क्या हैं इसमें? जीरो हैं सर। ठीक है, समझ में आ गया सर। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, डायगोनल से। लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला जो है, यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स मतलब होता है जी, पहले तो स्क्वायर होगी सर, ये पहले क्या होगी? पहले स्क्वायर होगी। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, इसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। कैसे? अगर बनाने की कोशिश करें आपके सामने तो देखिए, मान लीजिए एक मैट्रिक्स दी गई थी 1 1 1, बाकी सब जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं। लेकिन हम जो आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि जो आपके मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे? 1 होंगे। और इस पूरी मैट्रिक्स की वैल्यू भी क्या आएगी? 1 आएगी सर। और इसको डिनोट करने का एक तरीका भी है जिससे आई से डिनोट करते हैं, शायद लिखा होगा इसमें। क्या लिखा है इसमें? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इट्स जीरो एंड एवरी डायगोनल एलिमेंट्स इज 1। देख लिया, जीरो बन गया सारा। एक चीज़ इसमें नहीं लिखी, आप लिख लीजिए कि जो आपकी डायगोनल सॉरी यूनिट मैट्रिक्स है, इसको जो डिनोट करने का तरीका है वो आई है। ठीक, इसको आई से डिनोट करते हैं। पेपर में लिख के आएगा 2i, ऐसे लिखा होगा, परेशान नहीं होना, 2i। तो आई का मतलब आप समझ जाना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात चल रही है। अगला है टेंगुलर और नॉन टेंगुलर का केस आ रहा है आपके सामने। दो टाइप का होता है, एक अपर एक लोअर। पर हर चीज़ तो दो पार्ट में बटी है, अच्छा और ख़राब। पर यहाँ आपको ये समझना है कि मेन डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के पार्ट जीरो हो जाएं तब क्या होगा, अगर लोअर के पार्ट जीरो हो जाएं तो क्या होगा सर। जैसे देखिए एग्जांपल बना के लेके आए आपके लिए, आपको केवल पढ़ना है बस। स्क्वायर मैट्रिक्स इन व्हिच ऑल एलिमेंट्स एबव आर बिलो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। आ गया ना ये वर्ड? इस वर्ड पे गौर करिएगा। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ये वाले होते हैं, ये इनके ऊपर एक बार जीरो होगा, एक बार इन्हीं के नीचे जीरो होगा। तो जब नीचे जीरो तो अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ऊपर एक ट्रेंगल बन रहा है। देखिए अगर इसको आप मर्ज करें एक, तो क्या एक ट्रेंगल बन रहा है? जी सर बन रहा है। अगर सर क्या, अगर इसकी बात करें तो देखिए यहाँ से एक ट्रेंगल बन रहा है, बन रहा है सर? जी सर बन रहा है। तो उसे बोलते हैं लोअर ट्रेंगुलर। नीचे ट्रेंगल बनेगा तो लोअर, नहीं ऊपर बनेगा तो अपर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी। नोट कर लो, स्टार बना लो भाई। स्टार कैसे बनता है अपन को तो आता नहीं। स्टार बनाइए, हैच बनाइए, हैच बनाइए। पेपर में रखा हुआ क्वेश्चन है, जो ये आपके सामने लिखी गई है, ये पेपर में रखा हुआ है। जब आप जाएंगे तब को मिलेगा, वहाँ पे इंतजार करेगा आपका। कैसे? स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स होने से पहले तो इसको स्केलर वो होना पड़ेगा डायगोनल, और जब डायगोनल हो जाएगा तो मेन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इज सेम, यही लिखा होगा शायद। क्या लिखा है? डायगोनल एलिमेंट्स विथ ऑल इक्वल एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। हाँ लिखा, सही लिखा है कि जो आपके डायगोनल मैट्रिक्स है इसके बी विथ ऑल इक्वल एलिमेंट्स इज कॉल्ड स्केलर। देखिए हम ये बताने वाले हैं आपको कि जो इसके मेन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सब सेम होंगे। मतलब यहाँ आप के भी लिख सकते हैं, के। आपको मन में आए कि सर तो 3 लेके आए थे, यहाँ पर आप के भी लिख सकते हैं, कुछ भी नंबर हो सकता है लेकिन सेम होगा। तो सर क्या अभी आपने एक लिखा था हमारे सामने कि इसके एलिमेंट्स 1 होते थे, तो उसको तो कुछ और आपने बताया था सर, क्या बताया था? याद है? याद है सर। इसको तो आइडेंटिटी बताया था आपने, तो क्या इसको स्केलर बोल दें?
भाई बोल दीजिए, आप परेशान नहीं हो। लेकिन इसी का एक स्पेशल केस है कि अगर 1 हो जाता है तो वो क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर। अगर इसकी टोटल वैल्यू को बात करें तो इसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए, वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो टोटल नंबर आएगा वो उसका टोटल मैट्रिक्स का वैल्यू होगा। चाय ख़त्म कर देते हैं, ये हो जाएगी। मेहनत से आई है भाई चाय। ठीक है। अगला जो आपके सामने लिखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 हो जाए। जिसमें पूरी मैट्रिक्स की वैल्यू जब आएगी तो वो फॉर्म जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए लिखा है, इफ़ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स इज 0, वही लिखा है। अब ये 2 लाइन पर दिख रही है हमें, 2 लाइन, ये कुछ नया है हमारे लिए? नया नहीं है बेटा, ये आपके लिए आगे आएगा, डिटर्मिनेंट्स वहाँ पे आपको नज़र आएगा। तो यही बोला है कि अगर किसी मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट्स में 0 हो जाए वैल्यू, मतलब प्रॉपर इसको सॉल्व करें और क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो हमारा होगा सिंगुलर मैट्रिक्स। एनडीए का फेमस है, उसे बहुत प्रेम है इस टॉपिक से। ये दोनों जो लिखे हैं इसीलिए एक पेज पे कराया है इसको। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। तो इसीलिए एक पेज पे इसको कराया, स्केलर एंड सिंगुलर को बहुत प्रेम है, बहुत बार पेपर में आया है। ठीक, ठीक है सर, आया है सिंगुलर नॉन सिंगुलर। ये ए के ऊपर टी लगा, इसको अभी हम समझाएंगे आगे आपको, थोड़ा इसको नज़रअंदाज करिएगा, इग्नोर करिएगा। ठीक है, अभी आगे बताते हैं ये क्या है। लीजिए, आ गई। इसे बोलते हैं स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है ये हमारी, जो अब आपके सामने आने वाली हैं। इसमें जो ऊपर लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, बाकी नीचे वाली काम की है, लिखिए आप पढ़ लेंगे। लेकिन जो ऊपर लिखी है ये आपके लिए बहुत काम की है। कैसे है सर? एक को बोलते हैं सिमेट्रिक, एक को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो मैट्रिक्स ए ही मिल जाए, कैसे सर, बताइए बताइए। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसको ट्रांसपोज अगर करें और वो क्या मिल जाए, ये थोड़ा गलत लिखा है, इस पर देखना जरा। आप लोग यहाँ थोड़ा सुधार करिए लीजिएगा, ठीक है, गलत लिखा थोड़ा, ये यहाँ नहीं होगा। ये थोड़ा पावर का है, ठीक है, तो पावर वाला है दिक्कत, यहाँ पे होगा। ठीक है। हम्म। और अगर यहाँ थोड़ा और देखें तो यहाँ 2 तरीके से लिख के आ सकता है पेपर में। या तो लिखा होगा ए की पावर टी, या तो लिखा होगा डैश। ठीक। तो आप परेशान नहीं होना, उसकी बात वही कर रहा है कि ट्रांसपोज ही हो रहा है इसका। अब पर ट्रांसपोज क्या है तो नाम अभी आया नहीं। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि इंटरचेंज रोज एंड कॉलम। अगर रो को कॉलम बना दें, कॉलम को रो बना दें, फिर भी वो मैट्रिक्स मिले ए, तो वो कहलाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ये जो एग्जांपल आपके सामने लिखा है, अगर इसको आप रो एंड कॉलम को चेंज कर दें तो वही बन के आएगा सर। दिखाइए, दिखाते हैं भाई। एक मैट्रिक्स दी गई, इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम रो बदल देते हैं, ये आपका अभी रो है, इसको कॉलम बना देते हैं। अगर आपकी आंखें तेज हों तो आप देखिए कि ये दोनों मैट्रिक्स सेम लिखिए, ए था, ए का ट्रांसपोज कर दिया। दीजिए, तो नंबर हम रो और कॉलम को बदल दिया। हम नहीं रखे, लेके जाओ। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम को अगर हम, सॉरी, रो एंड कॉलम को चेंज करें, रो को कॉलम बना दें, कॉलम को रो बना दें, तो जो बन के आएगा वो उसका ट्रांसपोज कहलाएगा। ठीक है। तो एक में ए का ट्रांसपोज जब ए मिल जाता है तो उसे तो बोलते हैं सर सिमेट्रिक। लेकिन अगर पर क्या, ए का ट्रांसपोज करें और माइनस का ए मिल जाए, तो ए का ट्रांसपोज ए मिल जाए तो सिमेट्रिक, ए का ट्रांसपोज माइनस ए मिल जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक। दोनों भाई भाई हैं, पेपर में बहुत प्रेम है इनको, हाथ कभी छोड़ते नहीं। ठीक। अगला है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर कभी कभी पेपर में देखा गया है ये प्रॉपर्टीज।
ये सब टी आप ऊपर कर लीजिएगा, ठीक है सब लोग। ये क्या कहना चाह रहा है इसको हम समझा देते हैं आपको, नहीं आप कहेंगे सर ऐसे चले गए बता के। ये लिखा है कि ए और ए का ट्रांसपोज अगर मल्टीप्लाई आप करते हो तो जो वैल्यू आएगी वो आई आएगा। अब आई क्या है फिर बताइए। तो ठीक है, उसको बोलते हैं ए और ए के ट्रांसपोज, मतलब उसी के अपोजिट का अगर आपस में प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आई आएगी। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब वैल्यू 1 आएगी। ये यही बात लिखी गई है। ठीक, ठीक है सर। ये नीचे इधर लिखा है कि ऐसा हो सकता है ये क्या, कि अगर ए का ट्रांसपोज के साथ, सॉरी हम भी वैसा लिखते रहते, ऐसा अगर है मल्टीप्लाई में तो आप ऐसे ऐसा भी लिख सकते, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बस इतनी बात लिखी है ऑर्थोगोनल में, और याद करके जाइएगा इसको। पेपर जब आप दे के निकलेंगे तो हम ऐसे स्क्रीनशॉट लगाएंगे इसको कि देखिए बोला था। ऑर्थोगोनल, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, आइडेंटिटी, स्केलर, डायगोनल, जीरो मैट्रिक्स, ये सब फेमस क्वेश्चन है वहाँ का, हर बार यहीं से आता है। लीजिए, भर भर के लाए हैं आपके लिए, खूब भर के लेके आए ढूंढ के लिख के कि आप परेशान ना हो। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स लिखी गई है, एंड इसकी सिमेट्रिक के लिए लिखा है, सिमेट्रिक के लिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आता है। एज इट इज यही लिख के आएगा वहाँ पे। क्या लिखा है थोड़ा थोड़ा पढ़ देते हैं, बाकी आप इंग्लिश आपकी तेज है क्योंकि इंडिया का पेपर दे रहे हो ना, इंग्लिश तो आपका 200 नंबर कैसे लाओगे भाई आप, तेज है आपकी इंग्लिश। एडिशन एंड डिफरेंस ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिजल्ट इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब किसी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर हम एडिशन करते हैं एंड डिफरेंस करते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखा है कि इफ़ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दे फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है 2 × 3 लिखिए या तो 3 × 2 लिखिए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, मतलब दोनों को कोई सेम इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये लिखा गया है। A × B लिखिए या B × A लिखिए, याद रखना ये केवल सिमेट्रिक के लिए बात हो रही है। ठीक, अगला लिखा इफ मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक देन ये एन इज आल्सो सिमेट्रिक होयर इतना इतना इंटीजर। ठीक है, कोई बात नहीं, सब आप पढ़ लीजिएगा। व्हेन डू एडेड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसे ऊपर 3 बताया ऐसे नीचे किसके लिए है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए है। ठीक है सर, पढ़ लेंगे हम इसको अच्छे से, बाकी कुछ इसमें खास है नहीं। डायगोनल आपको बता दिया है क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल बता दिया क्या है। प्रिंसिपल के साथ मेन डायगोनल लिख के भी आ सकता है पेपर में। प्रिंसिपल तो आप पढ़ के जा रहे हो, यहाँ से लिख के आ जाएगा मेन डायगोनल एलिमेंट्स, तो आप परेशान हो जाओगे सर ये तो देखा नहीं था हमने, वही होता है। ठीक, प्रिंसिपल मेन डायगोनल एलिमेंट सेम होता है। आइए, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स को आप ऑपरेशन बोल सकते हैं क्या, ऑपरेशन। कि अलजेब्रा का मतलब होता है अब हम किसी दो मैट्रिक्स को जोड़ना चाहेंगे, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स मतलब किसी दो मैट्रिक्स को जोड़ना सीखेंगे, घटाना सीखेंगे, घटाना सर हाँ डिफरेंस करना, उसका मल्टीप्लाई सीखेंगे, उसका डिवीजन तो देखेंगे, नॉर्मल डिवीजन होता है, लेकिन उसको जोड़ने से पहले आपको कुछ मानना पड़ेगा सर। क्या, जो लिख के लाए हैं क्या लिखे हैं कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैन बी परफॉर्म ऑन टू मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ दे आर सेम ऑर्डर। सबसे पहला आपको यही देखना है कि जो दो मैट्रिक्स आपको दी गई है उसका ऑर्डर सेम है या नहीं, मतलब इसका अगर 2 × 3 है तो अगले वाले का भी क्या होना चाहिए, 2 × 3 का ऑर्डर होना चाहिए, तभी आप उसको जोड़ सकते हैं और माइनस कर सकते हैं। जुड़ते कौन है, सेम नहीं जुड़ते, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जुड़ते हैं। करस्पॉन्डिंग क्या होता है सर, जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स का ये ऑर्डर है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है सर, ए मैट्रिक्स का ये वाला एलिमेंट है फर्स्ट वाला, तो बी वाले मैट्रिक्स का भी फर्स्ट वाला अपने साथ आएगा, तो इन दोनों एलिमेंट्स को ही हम माइनस करेंगे या तो प्लस करेंगे, और इसी को हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ठीक, ठीक है सर। तो ऐसे हर कोई अपना अपना जोड़ा बनाएगा, जैसे आप ढूंढ लेते हो, हाँ तो ऐसे ढूंढना है अपने आप को, ठीक है, कि कौन सा किसके साथ आएगा, कौन मैच करेगा, कलर किसका अपने साथ अच्छा लग रहा है।
ठीक, तो ऐसे ही सेम एलिमेंट्स जो कि नीचे लिखा गया कि A+B कब हो सकता है, जब उनका ऑर्डर सेम होगा। भाई शादी आपकी कब हो सकती है, जब लेबल सेम होगा। तो जुड़ घट कब सकता है, जब ऑर्डर सेम होगा। क्लियर बात, ठीक है। लेकिन जब मल्टीप्लाई पे आते हैं तब आपको थोड़ा चौंका देगी ये चीज़ें। क्या चौंका देंगी फिर? एक तो होता है किसी नंबर का ले जाके कांस्टेंट का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना हो तो क्या होगा। मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स आपके लिखी थी A B C D E F, ये आपकी कोई मैट्रिक्स लिखी थी। इसमें मान लीजिए हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, किसी नंबर 2 का। तो ये जो नंबर अंदर जाएगा तो सबके साथ मल्टीप्लाई कर देगा, ऑल एलिमेंट्स के साथ जितने लिखे हैं सबके साथ 2 2 बट के मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो पहला तो वही लिखा है कि किसी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर, किसी मैट्रिक्स में एक नंबर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जो नीचे लिखा है दूसरा, दिख रहा है प्रॉपर्टी की नहीं दिख रही है वाली, लीजिए। एक मिनट, अभी हम जूम कर दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है, देख रहना कि किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। उसके लिए कुछ आपको कंडीशन है कि मैट्रिक्स प्रोडक्ट ए बी इज पॉसिबल ओनली इफ नंबर कॉलम इन मैट्रिक्स ए आर सेम एज नंबर ऑफ रो मैट्रिक्स बी। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स ए आपके पास है, इसके साथ लिखा है 2x2, तो जो अगली मैट्रिक्स है तो क्या लिखा, देखिए, ओनली पॉसिबल, कहाँ लिखा गया, पॉसिबल ए मैट्रिक्स सेम एज नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी। हाँ सही लिखा है कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम, सही लिखा हमने, पहली मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड वाली मैट्रिक्स के रो के साथ सेम होना चाहिए, तभी ये दो मैट्रिक्स साथ में मल्टीप्लाई करेगी और जो नंबर बचा वही आने वाली मैट्रिक्स होगी उसी ऑर्डर की। तो हम कोई दो मैट्रिक्स ये पेपर में आया है, एज इट इज आया, कैसे आया बता देते हैं, देख लो कैसे आया है। एकदम बहुत बार आया पेपर में, काफ़ी बार आ चुका है कि ऐसे दिया गया था वो, और लिखा था कि कोई ए मैट्रिक्स आपकी दी गई है जो एक्स क्रॉस एफ वाई की है, ठीक है। बी मैट्रिक्स आपको दी गई थी जिसका ऑर्डर ऐसे लिखा नहीं था, केवल दिया गया था कि वाई क्रॉस जेड है। कोई सी मैट्रिक्स दी गई थी आपको, दो मानते हैं, ठीक है, दो दी गई थी वहाँ पे, दो मैट्रिक्स। बोला था इनका जो आने वाला प्रोडक्ट होगा सी मैट्रिक्स, आने वाली जो सी मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, ढूंढेंगे। तो हमने आपको बताया कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के साथ सेम होना चाहिए और जो ऑर्डर बचेंगे वो आने वाली मैट्रिक्स होगी, ठीक है सर। तो ये वाई वाई सेम हो गया, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगा सर। तो जो बचा एक्स और जेड, वो आने वाली आगे वाली आपकी क्या है, ठीक है सर, बिल्कुल। ये रहा हमारा थोड़ा सा इस पे काम करने वाला। तो ये तो बता दिया पॉसिबल है। अब होता कैसे है, थोड़ा इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई ये मैट्रिक्स आपकी दी गई है, जैसे हम लिख लेते हैं इसको इधर एक थोड़ा सा, तो ऑर्डर लिखा गया, इस पे जूम करके लिखा गया है। मान लीजिए इस वाले आप रो को उठाए और ले जाके इस वाले कॉलम के साथ पूरा पूरा मल्टीप्लाई करना है, पूरा पूरा। फिर कैसे करेंगे बताइए। A1, जैसे हम नए पेज पे ले लेते हैं, नहीं आप कहोगे सर क्या हो गया। देखो मैट्रिक्स का ए दिया गया है आपको, मान लीजिए 2 3 2 4 3 2। अगली बी मैट्रिक्स ये कितने ऑर्डर की हो गई सर, 2x3 की। जो अगली मैट्रिक्स दी गई है 3 4 2 1 3 2। इरेजर कहाँ, अब देखिए इधर आप थोड़ा सा बना रहे हैं, आपके लिए बना रहे हैं। तो ये हो गई 3x3 की, ठीक है सर। हमने आप हमने आपको बताया अभी कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए, फिर मैच कर रहा है।
मैच कर रहा है सर, हो जाएगा, काम बन जाएगा। लेकिन सर अब इनका जो ऑर्डर आने वाला है ए और बी का, वो क्या होगा, वो ये ऑर्डर होगा जो बच गया, मतलब 2 और 3, मतलब उसमें 2 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। कैसे होता है सर, मान लीजिए आपने इस वाली चीज़ को उठाई पूरी और ले जाके इस वाले के साथ आपको मल्टीप्लाई करना कैसे ये आपको देखना है। 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे हो जाएगा 6, 2 का मल्टीप्लाई इस नंबर के साथ करेंगे, मतलब इसको उठाइए ले जाके इसके बगल रख दीजिए, सबको जोड़ते जाइए। तो हम एक बार तो लिखते हैं, बाकी आपके पास वहाँ हम लिख के लाए हैं। तो इस वाले जो आपका मान लीजिए R1 है, R1 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, C1 के साथ, और ऑल एलिमेंट्स ऐड, सबको जोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो अगर 2 का 3 के साथ किए तो क्या हो जाता है, पर 6, प्लस 3 का 1 के साथ किए, प्लस का 3 का 1 3 प्लस 2, ये 1 बनता। इसी का सेम इसके साथ करते सर, तो क्या हो जाता, सबको जोड़ते जाते, प्लस हो जाता 8 प्लस 9 प्लस 4, इसी का ले जाके इसके साथ करते, कर दीजिए 4 6 6, पेन का कलर चेंज करिए अब। ठीक है, हमने आपको बताया कि ऑर्डर कितने होंगे उसके, 2 क्रॉस 2 होगा। अब इसको उठाइए, ले जाके इसके साथ करिए 4, डायरेक्ट लिख दें क्या, लिख दीजिए सर, 4 3 जा, सेम इसका इसके साथ करने जा रहे हैं इस वाले का, 4 3 जा 12 प्लस 3 प्लस 2, इसका इसके साथ करेंगे 16 प्लस 9 प्लस 4, इसका इसी के साथ करेंगे 8 प्लस 6 प्लस 6। अब भाई जोड़ना तो आपको आता है सर, देखिए आपने सही कहा था, 2 ऑर्डर बना इसका, 2 रो और कॉलम 1 2 3, टूट ही मशीन। अच्छा एक चलता था, हमें याद है। तो हमने आपको पहले ही आपने ये चीज़ देख ली कि जो आने वाली आपकी मैट्रिक्स है वो पहले से आप डिफाइन कर सकते हैं कि कितने ऑर्डर की आएगी, तो आपके मन में एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि हमें कितनी बड़ी मैट्रिक्स बनानी है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है, समझ नहीं आता कि किसका किस में मल्टीप्लाई करें। भाई हमें नहीं आता था जल्दी, अभी भी गलती हो जाती है, लेकिन आपको मैं समझा दिया कि जो आपका R1 है, R1 को ले जाइए C1 के साथ, फिर उसी को ले जाके सारे के साथ सेम प्रोसेस करना है, और जो एलिमेंट्स बनेंगे उनको सबको ऐड कर लेना है। अब मन में एक बात आ गई सर कि सबको ऐड कर लेना है, साइन माइनस का लगा हो तो क्या करेंगे सर, माइनस लगा तो माइनस कर देंगे, कोई बात नहीं। आ गई बात समझ में, ठीक है सर, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा क्या क्या जुड़ेगा। आगे चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। भाई प्रॉपर्टी को तो आप घर पे रट के जाओ, भाई रट के सोते जागते पढ़ते जाओ, ये नहीं याद होगा क्वेश्चन नहीं लगेगा। प्रॉपर्टी पता होगी, ऑन स्पॉट आप आंसर लगा के आओगे, क्योंकि मैट्रिक्स ट्रिग्नोमेट्री डिटर्मिनेंट्स ये सब किस पे डिपेंड है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये सब प्रॉपर्टी पे डिपेंड है। इनकी प्रॉपर्टी आती है, क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि नाम क्या है, एलजबरा। एलजबरा दैट मीन्स आपको फार्मूला आना चाहिए। ए प्लस बी इक्वल होता है बी प्लस ए के, ए प्लस बी प्लस सी 3 है, कोई आगे पीछे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी जीरो मैट्रिक्स को ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी बन के आती है, ये आपकी लिखी गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसके साथ आप देख लीजिएगा इसको। ठीक, ठीक है सर। स्पेशल मैट्रिक्स उधर भी थी, इधर भी आ गई आपके लिए, कम इंपॉर्टेंट है, क्यों लिख के लाए समझ लीजिएगा, आती नहीं कभी। ठीक है, यहाँ से जो था हमने बता दिया था कि स्क्यू, और दूसरा यहाँ पे था आइडोपेंट, यहाँ भी आएगा, ये ऊपर ही है। ठीक है, स्क्यू और स्क्यू सिमेट्रिक बता दिया आपको, क्या आप पढ़ लीजिए, होता क्या पढ़ देते हैं। आइडम पोटेंट होता है क्या, आइडम पोटेंट मैट्रिक्स होती है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज फैट टू बी आइडो पोटेंट मैट्रिक्स इफ एंड ए की पावर n इक्वल टू n, फॉर इवर n इक्वल टू n इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा ए स्क्वायर तो उसको लिख देंगे ए क्यूब लिखा है तो वो ए हो जाता है, एंड सो ऑन टू चेक वेदर स्क्वायर मैट्रिक्स इज एन आइडोपेंटेंट, ए स्क्वायर ए होता। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं आपके सामने, अगर समझें इसको तो ये बात ये बताता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स आपको ए दी गई है, उसकी पावर कुछ भी लगी है,
वो ए बन के आएगी, बस वो ए बन के आएगी। ठीक है सर, मान लिए। इसमें क्या लिखा है, इसमें ये लिखा है कि ए का इन्वर्स जो होता है वो ए होता है। क्या होता है, ए का इन्वर्स हमेशा ए होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। किसी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स है तो वो क्या बन के आता है, ए। ये आपके लिए काम का है ये। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। भाई डायरेक्ट आपके क्वेश्चन लिखा होगा, हम आपके लिए लेके आएंगे कि देखो नील पोटेंट आता है भाई कभी कभी। क्या क्या नाम रखा था भाई, नील पोटेंट। सेम स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इतना इतना ओनली ए की पावर के जीरो, सम के इतना इतना इतना, सम एग्जाम्पल इतना इतना स्क्वायर जीरो। ठीक है, पढ़ लेना। ऐसे नल मैट्रिक्स बनती है क्या, अगर कोई मैट्रिक्स का नील पोटेंट है इफ ओनली ए की पावर अगर कोई के है तो हमेशा जीरो बन के आएगा। कब होगा, जब कंडीशन दी गई है क्या, के इज लेस देन इक्वल टू एन। मतलब जो आपका ये नंबर है के, वो किससे, एन से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए या तो छोटा होना चाहिए। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ट्रांसपोज आ गया। आइए चर्चा करेंगे इस पर, थोड़ी देर करेंगे, हम लोग बात करेंगे। ट्रांसपोज को हमने आपको अभी भी बताया कि या तो ऐसे लिख के आएगा या डैश बन के आएगा। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है, किसी ट्रांसपोज का मतलब उसके रो और कॉलम को बदलना है। रो को कॉलम बनाना है, कॉलम को रो बनाना है। लेकिन एक बात यहाँ फॉलो करती है, जहाँ जहाँ ऐसा लिखा है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा हुआ है मिसप्रिंट, तो यहाँ तो ये डैश देखिए सही बना है। इस टी को आप पावर में लगा लीजिएगा, ठीक है, बस और सब अच्छा है। ठीक, ठीक है सर। यहाँ से जो पेपर में आता है क्वेश्चन, वो एक रिवर्सल लॉ होता है। इसमें क्या क्या होता है, रिवर्सल लॉ। हम यहीं पर लिख देते हैं और एकदम गांठ बांध के जाओ। अगर रिवर्सल लॉ इंडिया पेपर में नहीं आया तो इंडिया पेपर कुछ नहीं होता। क्या है, जैसे देखिए ए लिखा है और बी लिखा है, इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा है, तो पहले बी का ट्रांसपोज होगा फिर ए का ट्रांसपोज होगा। अरे भाई 3 बार देखा हमने पेपर में, 3 बार, 4 बार पेपर में देखा। कैसा देखा, देखिए एक बार एक और बी की पावर ट्रांसपोज लग के आया, तो ऑप्शन में दिया था कि पहले ए का ट्रांसपोज फिर बी का ट्रांसपोज। फिर लिख के आया दूसरी बार पेपर में, ए बी एंड सी का ट्रांसपोज करिए, पहले सी का ट्रांसपोज फिर बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज। ये होता है रिवर्सल लॉ। ये अपोजिट काम करता है, ठीक है, पावर वाला। बस इतनी बात लिखी गई है कि रो को कॉलम बना दीजिए, कॉलम को रो बना दीजिए, आपका बन जाएगा ट्रांसपोज। और जब ट्रांसपोज करने पर ए आ जाए तो इस सिमेट्रिक, ट्रांसपोज करने पे माइनस ए मिल जाए तो इसको सिमेट्रिक। क्लियर, ठीक है। 1 मिनट। मैट्रिक्स का इन्वर्स लिखा गया है, देख लीजिए थोड़ा सा क्या है। वही अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ए और ए का इन्वर्स अगर मल्टीप्लाई करता है तो या तो आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, ठीक है सर, इतना बात आपके सामने है। मैट्रिक्स इन्वर्स इफ ए इज नॉन जीरो सिंगुलर, सिंगुलर बताया आपको क्या होता है, कि पूरी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो होता है सिंगुलर। अब अगर जीरो नहीं होता है तो होता है नॉन सिंगुलर। ठीक, सिंगुलर नॉन सिंगुलर वहाँ हर बार आएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। सिंगुलर कब होता है, जब डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और जब जीरो नहीं होगा तो क्या बनता है, नॉन सिंगुलर। ठीक है। मैट्रिक्स के इन्वर्स की कुछ प्रॉपर्टी दी गई है, इसको क्या कहते हैं, टूट पड़ो। जैसे भंडारे में क्या होता है, टूट पड़ते हैं लोग। तो जितनी प्रॉपर्टी है इस पे आप टूट पड़ो, पूरी ताकत लगा के टूट पड़ो। जब तक छोड़ेंगे नहीं इसको तब तक मानेंगे नहीं। तब तक नहीं छोड़ेंगे फिर जब तक इंडिया पेपर ना हो जाए। बाद में भले भूल जाना, कोई काम नहीं आएगी आगे आपकी, लेकिन इंडिया पेपर में आना है। देख लेते हैं, समझा देते हैं एक एक करके क्या है। अभी बता के आए कि अगर कोई इन्वर्स है उसका फिर इन्वर्स आप कर दोगे तो वो ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। सेम रिवर्सल लॉ में है, ए है बी का इन्वर्स कर सकते हो, सी है ऐसा आप कर सकते हो, A11 है इतना आप हो जाएगा। ए का ट्रांसपोज करिए, उसका इन्वर्स लगाइए, या ऊपर नीचे कर सकते हैं पावर को। यहाँ पर एक बात हम और लिखना चाहें अगर ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी के बारे में, तो आप नोट बना के लिख लीजिए।
ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी इसमें लिखी नहीं गई है थोड़ी सी। एक ये होती है ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, अगर कोई मैट्रिक्स आपका ए है, ठीक है सर, है, अगर इसका आप ट्रांसपोज कर दिए सर, तो क्या आना चाहिए, ए। जब ए आएगा तो सिमेट्रिक। लेकिन हमारा मन ये कर रहा है कि अगर इसको फिर से ट्रांसपोज कर दीजिए आप, ये जो लिख दिया लाल पेन से, खतरा है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप किए, उसके बाद फिर उसका ट्रांसपोज कर दिए, तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगी जो पहले थी। क्यों? क्योंकि आपने एक बार किसी को रो कॉलम चेंज किया, दोबारा किया, तो फिर वो रो बन जाएगी ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कि ए का ट्रांसपोज अगर फिर ट्रांसपोज आप करोगे तो वो जो पहले थी वही आ जाएगी। ठीक, ठीक है सर। एलिमेंट्री पर रो ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, क्या होता है, एनी टू रो आर इंटरचेंज देन इंटरचेंज ऑफ इन द एंड आई जे रो कॉलम। ठीक है, हम किसी भी रो को कॉलम और कॉलम को रो कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसको आपको सॉल्व करके वैल्यू बताना। अभी आगे बताएंगे, उसको रहने दो। रूल क्या 2 क्या है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो कैन बी मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर, द मल्टीप्लाई ऑफ द इन रो। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 3 नंबर पे रो लिखा है इंटरचेंज के बारे में। एलिमेंट्री कॉलम के बारे में सेम चीज़ लिखी गई है, किसी को भी कॉलम को ऊपर नीचे कर सकते हो आप, वैल्यू बदलेगी नहीं। तो अब ख़त्म हो गया क्या? अरे बहुत जल्दी निपटा दिए। तो जो अब हम लास्ट पेज पे लिख रहे हैं उसको आप नोट कर लीजिए। ये जो हमने पेन से लिखा था, बाकी तो इस पर नोट डाउन है। देखिए, पहला हमने आपके लिए लिखा था रिवर्सल लॉ। क्या लिखा था? रिवर्सल लॉ। इतना इम्पोर्टेंट है कि आप जब पेपर से निकलोगे तो कहोगे ठीक है, आया था सर। रिवर्सल लॉ ट्रांसपोज के लिए फॉलो होता है। जैसे लिखा है ए बी सी, इसका आप ट्रांसपोज करिए, तो आप पहले सी का ट्रांसपोज करेंगे, कॉमा नहीं लगाना, फिर आप बी का ट्रांसपोज करोगे, फिर आप ए का ट्रांसपोज करोगे। अगर ऐसा लिखा होगा ए और बी का ट्रांसपोज, तो आप क्या करोगे, पहले बी का ट्रांसपोज करोगे, फिर ए का ट्रांसपोज करोगे। ये लो, ट्रांसपोज का होगा, दूसरे पेन यूज करते हैं। एक और इसी में प्रॉपर्टी है क्या, कि अगर किसी मैट्रिक्स ए का आप ट्रांसपोज किए और दोबारा फिर उसका ट्रांसपोज कर दिया आप, तो वो आके ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। ये भी बात क्लियर है सर? एक और लिखिए सर, क्या है, अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए और वो मैट्रिक्स आपकी ए आ गई जो थी वही, एक ही बार में, तो वो बन जाएगी आपकी सिमेट्रिक। अगर सर क्या, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए और वो माइनस का ए आ गया, तो वो क्या कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक, ठीक है सर। और क्या बताया आपको, और कुछ, और कुछ बताया आपको नया? तो ये इतना बहुत मेन था। तो आप यहाँ पर नोट कर लो, जितनी प्रॉपर्टी है आप एक नोट सिलेबस बनाओ, उसको दोबारा लिखो कि क्या क्या इसमें छूट गया है। तो ये हमने बाद में पेन से और ऐड कर दिया प्रॉपर्टी, इसको आप नोट कर लीजिए। बात समझ में आई? जी सर, आई। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी चीज़ें, क्योंकि टाइम कम है आपके पास, तो जितना जल्दी स्पीड में हम लोग चलेंगे, काम का है उतना पढ़ेंगे। बाकी मैट्रिक्स अगर आपको खूब पढ़ना है तो हम आगे अभी मिलेंगे आपसे, ठीक है, खूब एक एक पे चर्चा करेंगे, खूब सवाल लगाएंगे। आपके लिए एक होमवर्क दे देते हैं, क्या है, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है आपके लिए। देख लीजिए, कोई मैट्रिक्स ए है, दी गई है ए मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को आपको कोई बी मैट्रिक्स दी गई है, 3 4 2 7 6 1 3 2 4। हमें आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एक और बी का वैल्यू क्या होगा। दूसरी बार में बताएंगे बी और ए का वैल्यू अगर निकालें तो क्या होगा।
क्या दोनों वैल्यू चेंज होती है या सेम आती है? मल्टीप्लिकेशन आपको सिखा दिया है, उसी मेथड से आप करेंगे और दोनों वैल्यू को बताएंगे कि क्या डिफरेंस आता है। तब आपको पता चलेगा मैथ में कि 2x3 फिक्स होता था लेकिन 3x2 क्या फिक्स होता है सर? तब आपको थोड़ा सा मैथ में क्या होगा, मज़ा आएगा कि सर कुछ चीज़ें तो अब गलत हो रही हैं। तो ये आप करिएगा बिल्कुल, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो करेंगे, बाकी कुछ तो हैं तो नहीं पढ़ेंगे। तो कोई बात नहीं, रिजल्ट किसका होता है? जो पढ़ता है, जो मेहनत से पढ़ता है, दिए गए काम को करेगा भाई, का रिजल्ट होगा। क्यों? क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। तो आप सब बेहतर तरीके से पढ़ाई करते रहिए, हम सब आप सबके लिए पूरे डेडिकेटेड के साथ लगे हुए हैं। अभी राज सर ने कल आपको मैथ का कितना अच्छा सॉल्यूशन दिया, उसी के साथ अभी सारे टीचर्स आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। आप मैम कितना अच्छा आपको पढ़ा रही हैं, फिजिक्स आपकी अच्छी चल रही, सारे फैकल्टी आपके लिए बेहतर है। अगर किसी में भी आपको कुछ लगता है कि चेंजेस की ज़रूरत है तो किया जाएगा, बिल्कुल आप बताइएगा। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। इसको देखिए, इसके बाद अगले सेक्शन में मिलते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट्स के। थैंक यू।